इस आइलैंड पर अब सिर्फ राज नहीं खुलने वाले थे, बल्कि एक ऐसी गलती होने वाली थी जो यहाँ मौजूद हर इंसान को एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देगी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, किसी को अभी तक यह भी नहीं पता था कि जिस चीज को वे अंधविश्वास समझ रहे हैं वह सच में बहुत खतरनाक हो सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि हैच के अंदर जैक और डेसमंड आमने सामने खड़े थे, जबकि लॉक दोनों के बीच फंसा हुआ था। उसी दौरान केट चुपचाप वेंटिलेशन डक्ट के अंदर छिपी हुई थी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसे एक सुनसान एग्जिट मिल जाता है और वह नीचे छलांग लगा देती है, लेकिन जहां वह पहुंचती है उसे देखकर खुद केट भी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह सीधे हथियारों के स्टोर रूम में आ गिरी थी। उस वक्त केट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यहीं से शुरू होने वाली एक घटना पूरे हैच के हालात बदलने वाली है। बिना वक्त गंवाए वह एक शॉटगन उठाती है, उसमें गोलियां भरती है और दबे पांव बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे केट डेसमंड के पीछे पहुंच जाती है। डेसमंड का पूरा ध्यान जैक और लॉक पर होता है, इसलिए उसे केट के आने का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और तभी मौका देखकर केट बंदूक के पिछले हिस्से से डेसमंड के सिर पर जोरदार वार कर देती है। डेसमंड सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते वक्त उसके हाथ में पकड़ी बंदूक चल जाती है और एक गोली निकल जाती है। अगले ही पल सबकी नजर उस दिशा में जाती है जहां गोली लगी है। गोली सीधे कंप्यूटर में जाकर धंस चुकी होती है। मशीन से चिंगारियां निकल रही हैं, जलने की बदबू फैल रही है और धुआं उठने लगता है। ये देखते ही डेसमंड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अपनी चोट की भी परवाह नहीं रहती। डेसमंड घबराकर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने क्या कर दिया, हम सब मर जाएंगे। डेसमंड की आवाज में ऐसा डर होता है जो अब तक किसी ने उसमें नहीं देखा था। डेसमंड लड़खड़ाते हुए उठता है और कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे तुरंत पकड़कर जमीन पर दबा देता है। डेसमंड बार बार दीवार पर लगे काउंटडाउन की तरफ इशारा करता है। डेसमंड कहता है कि कंप्यूटर को ठीक करना होगा, काउंटडाउन खत्म होने से पहले नंबर डालने होंगे और फिर एंटर बटन दबाना होगा। लेकिन जैक अब पूरी तरह गुस्से में है। जैक पूछता है कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, साफ साफ बताओ। डेसमंड जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर जैक के चेहरे पर टिक जाती है। वह कुछ सेकंड तक जैक को ध्यान से देखता रहता है, जैसे उसे कोई पुरानी याद अचानक याद आ गई हो। फिर डेसमंड कहता है कि उसे लगता है वह पहले जैक से मिल चुका है। ये सुनते ही जैक का चेहरा बदल जाता है, जैसे उसने अचानक उसके दिमाग में दबा हुआ कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। कुछ पल के लिए जैक चुप हो जाता है और फिर डेसमंड को रोकना छोड़ देता है। जैक केट से कहता है कि डेसमंड पर नजर रखे। लॉक भी जैक के चेहरे का बदलाव नोटिस करता है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहता। इधर डेसमंड भागकर कंप्यूटर के पास पहुंचता है, मगर एक नजर डालते ही समझ जाता है कि नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। अब समय तेजी से निकल रहा है और काउंटडाउन भी लगातार कम हो रहा है। लॉक और केट की निगरानी में डेसमंड पूरे कमरे में कंप्यूटर ठीक करने का कोई तरीका ढूंढने लगता है। इसी बीच केट को याद आता है कि सईद इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों में काफी माहिर है। लॉक तुरंत केट से कहता है कि सईद को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाना होगा। डेसमंड उन्हें रास्ता भी बताता है। डेसमंड कहता है कि हैच के मेन रास्ते के अलावा यहाँ आने जाने का एक और दरवाजा भी मौजूद है। यहाँ डेसमंड को आखिरकार कुछ जरूरी पार्ट्स मिल जाते हैं जिनसे शायद कंप्यूटर ठीक हो सके, लेकिन जैक अभी भी जवाब चाहता है। जैक उन पार्ट्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कह देता है कि जब तक डेसमंड सारी सच्चाई नहीं बताएगा उसे ये वापस नहीं मिलेंगे। फिर जैक पूछता है कि आखिर डेसमंड यहाँ पहुंचा कैसे। डेसमंड की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसका सिर पकड़ लेने का मन कर रहा हो। उसके सामने टूटा हुआ कंप्यूटर है, काउंटडाउन चल रहा है और जैक इंटरव्यू लेने बैठ गया है। डेसमंड लगभग परेशान होकर कहता है कि क्या मैं पहले कंप्यूटर ठीक कर लूं, लेकिन यहाँ बंदूक और पार्ट्स दोनों जैक के पास है, इसलिए मजबूर होकर डेसमंड बताना शुरू करता है। डेसमंड कहता है कि 3 साल पहले वह दुनिया का चक्कर लगाने निकला था। सफर के दौरान उसका जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा गया और वह इस रहस्यमयी आइलैंड पर आ पहुंचा। यही डेसमंड की मुलाकात केल्विन नाम के आदमी से हुई। उसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी और उसे इस हैच के अंदर लेकर आया था। केल्विन ने ही डेसमंड को सिखाया था कि हर बार काउंटडाउन खत्म होने से पहले कंप्यूटर में नंबर डालने हैं, एंटर दबाना है और टाइमर को फिर से रीसेट करना है। लेकिन जब डेसमंड ने पूछा था कि आखिर यह सब क्यों करना पड़ता है, क्या वह दुनिया को बचा रहा है, तब केल्विन ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया था। उसके पास बस एक ही जवाब था और वही जवाब वह बार बार दोहराता रहता था। कुछ समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते कि केल्विन की मौत हो गई। उसके बाद से यह पूरा काम अकेले डेसमंड ही कर रहा था। यह कहानी सुनने के बाद जैक आखिरकार वे पार्ट्स वापस कर देता है। डेसमंड बिना एक सेकंड गंवाए फिर से कंप्यूटर ठीक करने में जुट जाता है, लेकिन जैक अब भी डेसमंड की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जैक ताना मारते हुए कहता है कि क्यों ना खुद को नई दुनिया का मसीहा ही घोषित कर दो, कहीं तुमने जरूरत से ज्यादा जापानी हीरो वाली कॉमिक्स तो नहीं पढ़ ली। लेकिन डेसमंड समझ चुका था कि बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैक उसे पागल समझ रहा था और उसकी कोई बात मानने वाला नहीं था। तभी डेसमंड जैक और लॉक से कहता है कि अगर उन्हें सच जानना है तो खुद जाकर वीडियो टेप देख लें, शायद वहाँ उन्हें कुछ ऐसे जवाब मिल जाएं जो उसकी बातों से नहीं मिल रहे। इस वक्त इन्हें अंदाजा नहीं है कि यह पुरानी रिकॉर्डिंग आने वाले कई सवालों को और उलझाने वाली है। हैच के अंदर ही एक प्रोजेक्टर भी मौजूद था। लॉक तलाश करते हुए छिपा कर रखी गई वीडियो टेप निकाल लेता है। यहाँ जैक का सब्र लगातार
खत्म होता जा रहा था। इसे पूरा यकीन था कि डेसमंड का दिमाग खराब हो चुका है। जैक लॉक को समझाने की कोशिश करता है कि यह आदमी पूरी तरह सनकी है और उसकी किसी बात पर भरोसा करना बेवकूफी होगी, लेकिन लॉक की नजर किसी और चीज पर थी। लॉक शांत आवाज में कहता है कि डेसमंड की बातों से ज्यादा अजीब जैक का व्यवहार लग रहा है। आखिर डेसमंड के पहचान लेने भर से जैक इतना बेचैन क्यों हो गया? ये सवाल सुनते ही जैक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब दोनों साथ बैठकर वीडियो चलाते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले एक अजीब सा लोगो दिखाई देता है। फिर वीडियो में एक डॉक्टर नजर आता है जो बताता है कि वे लोग इस समय धर्मा इनिशिएटिव के तीसरे स्टेशन से जुड़ी जानकारी देखने वाले हैं। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, हैच का रहस्य और गहरा होने लगता है। डॉक्टर बताता है कि धर्मा इनिशिएटिव की शुरुआत 1970 के दशक में मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्च स्कॉलर्स ने की थी। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की फंडिंग से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। उनका प्लान था कि इस स्टेशन को एक रिसर्च लैब बनाया जाए जहां वैज्ञानिक इस आइलैंड के इस हिस्से से निकलने वाली अनोखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का स्टडी कर सकें। साथ ही वे यहाँ कई तरह के सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल दी। वीडियो में बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ एक दुर्घटना हुई थी। उसी घटना के बाद यह नियम बनाया गया कि तय समय खत्म होने से पहले कंप्यूटर में नंबर डालकर काउंटडाउन रीसेट करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। वीडियो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती है, लेकिन जवाब मिलने की बजाय सवाल और बढ़ चुके होते हैं। लॉक पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना चाहता है। उसे लगता है कि शायद कोई जरूरी बात छूट गई हो, लेकिन जैक का धैर्य जवाब दे चुका था। जैक लगभग झुंझलाते हुए कहता है कि वह यह बकवास दोबारा नहीं देखने वाला। उसके हिसाब से बेहतर होगा कि सीधे डेसमंड से और जानकारी निकाली जाए। इसके बाद जैक वापस डेसमंड के पास जाता है। उसके दिमाग में अब एक नई थ्योरी चल रही थी। जैक कहता है कि पूरा धर्मा प्रोजेक्ट शायद एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। लोगों को डराकर उनसे एक ही काम बार बार करवाया जा रहा है। उसके हिसाब से अगर कोई नंबर न भी डाले तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन डेसमंड इस बात को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकता था। डेसमंड ने खुद भी कई बार यही सोचा था। कई बार उसे लगा था कि शायद वह बेवजह यह सब कर रहा है, मगर एक चीज ऐसी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हैच के अंदर सचमुच एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मौजूद था। डेसमंड बताता है कि हर बार जब वह अंदर मौजूद एक खास कंक्रीट वाले हिस्से के पास से गुजरता, उसके शरीर में अजीब बेचैनी होने लगती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अनदेखी ताकत वहाँ काम कर रही हो। इसी वजह से उसने हमेशा सावधानी को चुना। उसके लिए गलत साबित होना बेहतर था, लेकिन दूसरों की जान जोखिम में डालना नहीं। इस बीच समय लगातार निकलता जा रहा था। अब काउंटडाउन में सिर्फ 49 मिनट बचे थे। डेसमंड पूरी कोशिश के साथ कंप्यूटर ठीक करने में लगा हुआ था। काफी मेहनत के बाद वह सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद मशीन वापस चल पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिगड़ जाता है। सिस्टम फेल हो जाता है। पूरे हैच की बिजली झपक कर बंद हो जाती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कंप्यूटर एक बार फिर पूरी तरह बंद पड़ जाता है। यही वह पल था जहां डेसमंड का भरोसा टूटने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब शायद हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। बिना एक पल गंवाए डेसमंड जरूरी राशन और दवाइयां इकट्ठा करने लगता है। फिर वह सब सामान उठाता है और दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह यहाँ रुकने का इरादा छोड़ चुका है। लॉक डेसमंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेसमंड उसकी एक नहीं सुनता। वह तेजी से बाहर निकल जाता है। जैक तुरंत बंदूक उठाता है और उसके पीछे भाग पड़ता है। कुछ ही सेकंड में दोनों वहां से जा चुके होते हैं और अब पूरे हैच के अंदर सिर्फ लॉक अकेला रह जाता है। सामने टूटता हुआ सिस्टम, घटता हुआ काउंटडाउन और ऐसा रहस्य जिसका कोई साफ जवाब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लॉक को खुद नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। यह स्थिति लॉक को उस पुराने दौर की याद दिला रही थी जब उसके अपने पिता ने उसे धोखा दिया था और उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। उस घटना के बाद लॉक लंबे समय तक भटकता रहा था। वह अपने जीवन का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसी तलाश में उसने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था जहां शायद उसे अपने सवालों के कुछ जवाब मिलने वाले थे। लेकिन सपोर्ट ग्रुप में मौजूद बाकी लोगों की परेशानियां लॉक को अपनी तकलीफ के सामने बहुत छोटी लगती थी। लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, दर्द बांट रहे थे, मगर लॉक के अंदर जो खालीपन था वह किसी भी बात से भर नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान अब भी सिर्फ एक इंसान पर अटका हुआ था, उसके पिता पर। लॉक लगभग हर दिन उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता, घंटों इंतजार करता रहता, यहाँ तक कि जब उसके पिता ने घर बदल लिया तब भी लॉक ने उसे ढूंढ निकाला, जैसे वह जवाब पाए बिना चैन लेने वाला ही नहीं था। आखिर एक दिन उसका पिता बाहर आता है और लॉक से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। लॉक के मन में न गुस्सा था न बदला, वह सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था। लॉक जानना चाहता था कि आखिर उसके अपने पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जो जवाब उसे मिला उसने उसके भीतर बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। उसके पिता के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वह बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहता है कि इसमें क्यों का क्या मतलब है, इंसान स्वार्थी होता है, बस इतना ही। फिर वह लॉक को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है, यहाँ तक कि यह भी कहता है कि उसे देखकर चिढ़ होती है। यह सुनकर लॉक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकती। उसी सपोर्ट ग्रुप में लॉक की मुलाकात
मुलाकात हेलेन से होती है। हेलेन उन गिने चुने लोगों में से थी जो सच में लॉक की बात समझती थी। वह उसके दर्द को महसूस कर पाती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है। काफी समय बाद लॉक को ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है, लेकिन अतीत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हेलेन चाहती थी कि लॉक अपने पिता को भूल जाए और बार बार उसके पीछे भागना बंद कर दे। वह चाहती थी कि लॉक अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे। लॉक उससे वादा भी कर लेता है। कुछ समय तक वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर का घाव अभी भरा नहीं था। आखिरकार लॉक फिर अपने पिता के घर के बाहर पहुंच जाता है। जब हेलेन को इसका पता चलता है तो वह नाराज जरूर होती है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ती, बल्कि वह लॉक को एक ऐसी बात कहती है जो उसके जीवन में हमेशा के लिए रह जाने वाली थी। हेलेन कहती है कि हम में से कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। यही वजह है कि इसे फेथ की लीप कहते हैं। अगर सब कुछ पहले से पता हो तो फिर विश्वास का मतलब ही क्या रह जाएगा। हेलेन उसे समझाती है कि भविष्य हमेशा अनजान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। वह लॉक का हाथ थामकर उसके साथ उस अनिश्चित भविष्य का सामना करना चाहती थी और चाहती थी कि लॉक अपने दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ दे। यही बात आगे चलकर लॉक के कई फैसलों पर असर डालने वाली थी। हालांकि इस वक्त उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। यहाँ प्रेजेंट में हैच के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तभी लॉक की लगभग टूट चुकी उम्मीद के बीच केट, सईद और हर्ली वहाँ पहुँच जाते हैं। दीवार पर लगे काउंटडाउन को देखकर सबकी सांस अटक जाती है। अब सिर्फ 24 मिनट बचे थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था। सईद आते ही हालात समझ जाता है। वह बिना वक्त गंवाए काम पर लग जाता है। सईद केट और हर्ली को कहता है कि वायरिंग पाइपलाइन के रास्ते जाकर सर्किट ब्रेकर ढूंढें। दूसरी तरफ सईद खुद पूरी मेहनत से कंप्यूटर ठीक करने में जुट जाता है। अब सबकी उम्मीद उसी पर टिकी हुई थी। इसी दौरान जंगल में जैक अब भी डेस्मंड के पीछे भाग रहा था। डेस्मंड चलते चलते उसे वही नंबर दोहराकर बताने लगता है जो हर बार कंप्यूटर में डालने होते हैं, लेकिन जैक को अब नंबरों से कोई मतलब नहीं था। वह एक ही बात साबित करना चाहता था। उसे लगने लगा था कि यह पूरा सिस्टम झूठ है। जैक लगातार डेस्मंड पर दबाव डालता है कि मान लो अगर नंबर नहीं डाले जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन डेस्मंड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए अब बहस का कोई मतलब नहीं था। कंप्यूटर टूट चुका था, समय खत्म हो रहा था और बहुत जल्द सच खुद सामने आने वाला था। तभी अचानक डेस्मंड को कुछ याद आता है। वह जैक को ध्यान से देखता है और आखिरकार उसे पहचान लेता है। उसे स्टेडियम में हुई उनकी पुरानी मुलाकात याद आ जाती है। जैसे ही वह उस बात का जिक्र करता है, जैक का चेहरा बदल जाता है। जैक तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन डेस्मंड रुकता नहीं। वह पूछता है कि उस समय जिस महिला मरीज की वजह से जैक परेशान था उसका क्या हुआ। यह सुनते ही जैक लगभग चिल्ला उठता है। जैक कहता है कि उसने उसी महिला से शादी कर ली थी। डेस्मंड कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को देखता रहता है। फिर वह जैक की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। यह बात जैक के दिल को छू जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वह कुछ देर तक चुप रहता है और आखिरकार डेस्मंड को जाने देता है। इधर हैच के अंदर केट और हर्ली सर्किट ब्रेकर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वे उसे दोबारा चालू करते हैं, पूरे हैच की बिजली वापस आ जाती है। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। काउंटडाउन अब सिर्फ 3 मिनट के आसपास पहुंच चुका था। समय हाथ से फिसल रहा था। सौभाग्य से सईद अपनी पूरी कोशिश में सफल हो जाता है और कंप्यूटर दोबारा काम करने लगता है। ये देखकर लॉक तुरंत मशीन के सामने बैठ जाता है। अब एक भी सेकंड बर्बाद करने का मौका नहीं था। लॉक याद से नंबर टाइप करना शुरू कर देता है। हर्ली ये सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे भी ये पूरा मामला पागलपन लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। लॉक तेजी से एक एक नंबर डालता जाता है और आखिर में आखिरी नंबर 32 टाइप कर देता है। लॉक आखिरी नंबर डाल ही चुका था और अब बस एंटर बटन दबाना बाकी था। तभी हैच का दरवाजा खुलता है और जैक वापस अंदर आ जाता है। उसकी नजर सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है। अगले ही पल जैक लॉक को रोक देता है। जैक बताता है कि लॉक ने आखिरी नंबर गलत डाला है। अंतिम नंबर 32 नहीं बल्कि 42 है। समय तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए लॉक बहस नहीं करता। वह तुरंत नंबर ठीक कर देता है। लेकिन इसके बाद लॉक एक ऐसा काम करता है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वह एंटर दबाने का मौका खुद रखने की बजाय जैक को दे देता है, जैसे लॉक चाहता हो कि फैसला जैक खुद करे। जैक यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लॉक डेस्मंड की बातों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। अब लॉक भी उतना ही हैरान था। उसके लिए सवाल यह था कि जैक हर चीज पर शक क्यों करता है। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी और इस वक्त वही टकराव सामने खड़ा था। लेकिन बहस करने का समय खत्म हो रहा था। काउंटडाउन में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। पूरे हैच में अलार्म की तेज आवाज गूंज रही थी। हर बीप के साथ सबकी धड़कन और तेज हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगर समय खत्म हो गया तो क्या होगा। आखिरकार आखिरी पल में जैक आगे बढ़ता है और एंटर बटन दबा देता है। अगले ही सेकंड काउंटडाउन फिर से 108 मिनट पर रीसेट हो जाता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। अलार्म बंद हो जाता है। खतरा फिलहाल टल चुका था, लेकिन जैक के चेहरे पर राहत नहीं थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी सोच को झकझोर दिया हो। बिना कुछ कहे जैक वहां से उदास और उलझन भरे कदमों से दूर चला जाता है। अब हैच के अंदर क्या चल रहा है यह बात सिर्फ जैक, लॉक, केट, सईद और हर्ली समेत कुछ ही लोगों को पता थी। बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स अभी भी अंधेरे
अंधेरे में थे। कुछ समय बाद जब हर्ली की बारी आती है नंबर डालने की और वह अपना काम खत्म करके वापस समुद्र किनारे पर पहुंचता है, चार्ली उस रहस्यमयी हैच के बारे में जानने के लिए बेचैन था। वह चुपके से हर्ली के पास आकर उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ली को पहले ही साफ हिदायत दी गई थी कि यह बात किसी को नहीं बतानी है, इसलिए वह चार्ली के हर सवाल को टालता रहता है। दिलचस्प बात यह थी कि जहां बाकी सर्वाइवर्स हैच को लेकर बेहद उत्सुक थे, वहीं रोज किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। शायद यही वजह थी कि हर्ली को उस पर भरोसा होने लगा। उसे लगा कि अगर किसी को साथ ले जाना सुरक्षित है तो वह रोज ही है। इसी भरोसे की वजह से वह रोज को लेकर हैच के अंदर पहुंचता है। जैक ने हर्ली को एक नई जिम्मेदारी दी थी। उसे हैच में मौजूद खाने पीने के सामान और बाकी जरूरी राशन की गिनती करनी थी, लेकिन हर्ली जानता था कि इतना बड़ा काम वह अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने रोज को भी अपने साथ शामिल कर लिया। जैक दोनों को हैच के उस स्टोर रूम में ले जाता है जहां खाने का विशाल भंडार रखा हुआ था। वहां इतना सामान था कि देर सबेर सभी सर्वाइवर्स को इसके बारे में पता चल ही जाना था, लेकिन जैक चाहता था कि पहले पूरी गिनती हो जाए, इसलिए वह हर्ली से वादा लेता है कि जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएगा। हर्ली मजबूरी में हामी भर देता है। इसके बाद वह और रोज मिलकर काम शुरू कर देते हैं। एक सामान का नाम पढ़ता है और दूसरा उसे लिखता जाता है। धीरे धीरे पूरा स्टोर रूम व्यवस्थित होने लगता है, लेकिन हर्ली इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वह लोगों को सामान लेने से रोकेगा तो आखिर में सब उसी से नाराज होंगे, और उसकी चिंता शायद गलत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद केट सीधे स्टोर रूम में घुस आती है। वह आराम से एक शैम्पू या बॉडी वॉश की बोतल उठाती है और बाहर निकलने लगती है। हर्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसकी एक नहीं सुनती। वह सामान लेकर चली जाती है। हर्ली बेबस होकर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा है जैसे अभी रो पड़ेगा। रोज उसे समझाती है कि आखिर वह सिर्फ एक बोतल ही तो थी, लेकिन हर्ली की परेशानी सिर्फ उस बोतल को लेकर नहीं थी। उसे डर था कि अगर एक व्यक्ति ने सामान लेना शुरू किया तो बाकी लोग भी यही करेंगे और फिर पूरे स्टोर रूम का हिसाब बिगड़ जाएगा। उधर दूसरी तरफ लॉक अभी भी आइलैंड पर डेस्मंड को ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद वह कहीं आसपास मिल जाए, लेकिन डेस्मंड नहीं मिलता। उसकी जगह उसे चार्ली मिल जाता है। चार्ली के मन में अब भी हैच वाली बात अटकी हुई थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसने एरन को बचाने में मदद की, बाकी लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उसे इस पूरे मामले से दूर रखा गया। उसे लग रहा था कि लॉक और बाकी लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। लॉक को इसमें कोई खास राज वाली बात नहीं लगती, इसलिए वह पूरा मामला चार्ली को बता देता है। हैच काउंटडाउन नंबर और डेस्मंड से जुड़ी सारी बातें सुनने के बाद चार्ली सबसे पहले एक अजीब सवाल पूछता है। उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि आखिर हर्ली को इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्यों दी गई, और जैसे ही उसे पता चलता है कि हर्ली खाने पीने के पूरे स्टॉक का इंचार्ज बना हुआ है, उसके दिमाग में तुरंत एक नया ख्याल आने लगता है। हर्ली के खाने वाले स्टोर की जिम्मेदारी मिलने की बात सुनते ही चार्ली सीधे उसके पास पहुंच जाता है। वह बड़ी उम्मीद से हर्ली से कहता है कि बस एक छोटी सी मदद कर दे और उसे चुपके से एक जार पीनट बटर दे दे। चार्ली को लगता था कि दोस्ती में इतनी सी बात तो बनती है, लेकिन हर्ली तुरंत मना कर देता है। उसने जैक से वादा किया था कि जब तक पूरा हिसाब खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हर्ली अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था। हर्ली का जवाब सुनकर चार्ली का चेहरा उतर जाता है। वह नाराज होकर कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, इतनी सी मदद भी नहीं कर सकते। यह कहकर चार्ली निराश होकर वहां से चला जाता है। चार्ली की बात हर्ली को भी बुरी लगती है, लेकिन वह जानता था कि यह जिम्मेदारी जितनी आसान दिख रही है असल में उतनी थी नहीं, और आने वाले समय में यही बात उसके लिए और बड़ी परेशानी बनने वाली थी। उधर हैच के अंदर सईद और जैक एक अलग ही रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों उस मोटी कंक्रीट की दीवार का इंस्पेक्शन कर रहे थे जिसके पीछे किसी अजीब शक्ति के होने का शक था। तभी एक छोटी सी चीज उनका ध्यान खींचती है। जैक की गर्दन में लटका एल्यूमिनियम का चाबी का गुच्छा दीवार की तरफ खींचने लगता है। दीवार के उस पार मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका असर मोटी कंक्रीट के पार भी महसूस हो रहा था। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि मामला साधारण नहीं है। सईद का मानना था कि अगर सच जानना है तो सिर्फ ऊपर से देखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह जैक को लेकर नीचे बने सुरंग जैसे रास्ते में जाता है ताकि दूसरी तरफ से जांच की जा सके। लेकिन नीचे पहुंचकर भी उन्हें सिर्फ और कंक्रीट दिखाई देती है, इतनी मोटी परत कि उसे तोड़ना या हटाना लगभग नामुमकिन था। दोनों को यकीन हो जाता है कि इसी के पीछे वह एनर्जी का सोर्स छिपा हुआ है जिसके बारे में धर्मा प्रोजेक्ट बात करता था। सईद इस जगह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखकर हैरान रह जाता है। उसके मुताबिक यहाँ इस्तेमाल की गई सिक्योरिटी सिस्टम्स और कंक्रीट की मजबूती लगभग चेर्नोबिल जैसी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज के लेवल की थी, यानी अंदर जो भी था उसे छिपाने और रोक कर रखने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। इसी जांच के दौरान अचानक पास से कोई आवाज सुनाई देती है। दोनों का ध्यान तुरंत उधर जाता है। जैक आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और एक छोटे रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जो ये देखता है इसकी उम्मीद इसे बिल्कुल नहीं थी। वहाँ केट आराम से गर्म पानी से नहा रही होती है। इतने तनाव और रहस्यों के बीच यह दृश्य कुछ सेकंड के लिए जैक को भी असहज कर देता है। दूसरी तरफ हर्ली का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह गुस्से में लॉक के पास पहुंचता है और शिकायत करता है कि उसे खाने की जिम्मेदारी
वाली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। अगर लोग जान जाएंगे तो सारी मुसीबत उसी के सिर पड़ेगी। लेकिन लॉक इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है और इससे हर्ली का कोई नुकसान भी नहीं होगा। लॉक की यह बेफिक्री हर्ली को और ज्यादा चिढ़ा देती है। वह तंग आकर कहता है कि अगर कोई भी राज नहीं रख सकता तो फिर वह भी यह जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। उसकी इरिटेशन अब गुस्से में बदल चुकी थी। गुस्से में आकर हर्ली वह डायनामाइट निकाल लाता है जिसे पहले छिपाकर रखा गया था। फिर वह उसे सावधानी से खाने वाले स्टोर रूम के अंदर रख देता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर लोग लगातार उससे सवाल करेंगे, उसे झूठा समझेंगे और सारी जिम्मेदारी उसी पर डालेंगे तो इससे आसान है कि पूरा स्टोर रूम ही उड़ा दिया जाए। न सामान रहेगा और न कोई झगड़ा होगा। सौभाग्य से उसी वक्त रोज वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। लेकिन रोज भी समझ रही थी कि हर्ली सिर्फ गुस्से में ऐसा नहीं कर रहा। उसके डर की जड़ कहीं ज्यादा गहरी थी। यहीं से कहानी हर्ली के अतीत की तरफ मुड़ती है। वह डर आखिर पैदा कहां से हुआ था, इसका जवाब अब मिलने वाला है। कई साल पहले हर्ली की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी जब उसने लॉटरी जीत ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी उसने अगले दिन जाकर पैसे नहीं लिए। वह अपनी सामान्य जिंदगी वैसे ही जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस समय वह एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था। अगले दिन भी वह नौकरी पर पहुंचा, लेकिन वहां चोरी छिपे खाना खाते हुए पकड़ा गया। बात बढ़ी तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसका दोस्त जॉनी भी उसके साथ था और आखिर दोनों ने मिलकर वहां से निकलने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने पूरा दिन मौज मस्ती में बिताया। हर्ली ने हिम्मत जुटाकर उस लड़की को डेट पर चलने के लिए भी पूछा जिसे वह पसंद करता था। यहाँ तक कि उसने अपने मैनेजर के साथ भी मजाक किया। कुछ घंटों के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रात होते होते हर्ली के मन में एक डर फिर जागने लगा। वह अपने दोस्त से कहता है कि चाहे आगे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा दोस्त रहेंगे। दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। उसकी आवाज में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही लोगों को उसकी लॉटरी जीतने की खबर मिलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। लोग उसके पास आने लगेंगे, सवाल करेंगे कि पैसे उसे ही क्यों मिले। हर कोई हिस्सेदारी चाहेगा, हर कोई उससे उम्मीद रखेगा और सबसे बुरी बात, लोग उससे नाराज भी होने लगेंगे। हर्ली को पहले से महसूस हो रहा था कि पैसा उसे खुश करने के बजाय उसकी जिंदगी को और उलझाने वाला है। और यही डर आज इस आइलैंड पर खाने के स्टोर रूम की जिम्मेदारी संभालते समय फिर से उसके सामने खड़ा हो गया था। हर्ली के मन में वही पुराना डर बार बार लौट रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं यह सब भी वैसा ही ना हो जाए जैसा लॉटरी जीतने के बाद हुआ था। जैसे उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होते चले गए थे, जैसे रिश्ते बदल गए थे और लोग उसे इंसान की जगह सिर्फ पैसों के रूप में देखने लगे थे। रोज उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। वह देख सकती थी कि हर्ली सिर्फ खाने की रखवाली से परेशान नहीं था। उसके अंदर पुराने जख्म अब भी मौजूद थे। वह बस उसे दिलासा देती है। शायद वह समझ चुकी थी कि इस हंसमुख दिखने वाले लड़के के पीछे काफी दर्द छिपा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद हर्ली आखिरकार डायनामाइट वाला विचार छोड़ देता है। वह स्टोर रूम उड़ाने वाला नहीं था। इसके बजाय वह सीधे जैक के पास जाता है और एक सुझाव देता है। उसका कहना था कि खाने पीने की चीजों को छिपाकर रखने से सिर्फ शक और झगड़े पैदा होंगे। अगर सब कुछ खुलकर बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा खुश रहेंगे। आखिर जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल है, ऐसे में हर बिस्कुट और हर डिब्बे का हिसाब रखने से किसी का भला नहीं होगा। बेहतर यही है कि सभी लोग मिलकर उसका आनंद लें। जैक इस बार हर्ली की बात से सहमत हो जाता है। शायद वह भी समझ रहा था कि इस आइलैंड पर सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, लोगों को उम्मीद और खुशी की भी जरूरत है। जैक की मंजूरी मिलते ही हर्ली के कंधों से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। सबसे पहले वह चार्ली के पास जाता है और उसे वह पीनट बटर दे देता है जिसके लिए वह इतनी देर से परेशान था। फिर धीरे धीरे स्टोर रूम का सामान सभी सर्वाइवर्स में बांटा जाने लगता है। काफी समय बाद लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। कोई खाने का आनंद ले रहा था, कोई पुरानी चीजें देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो वे किसी रहस्यमयी और खतरनाक आइलैंड पर नहीं बल्कि सामान्य जिंदगी में लौट आए हों। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ और कहानियां भी चल रही थीं, जिनके परिणाम आगे काफी बड़े होने वाले थे। उसी दिन किनारे पर क्लेयर को एक बहती हुई ड्रिफ्ट बोतल मिलती है। यह वही बोतल थी जो पहले समुद्र में गए लोगों को दी गई थी। क्लेयर उसे उठाती है और फिर शैनन से बात करती है। दोनों सोचती हैं कि इसमें मौजूद जानकारी सबसे पहले सन को पता होनी चाहिए, इसलिए वे वह बोतल सन को दे देती हैं। जैसे ही सन उसके अंदर की चीजें देखती है, उसे एहसास हो जाता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। उसके पति, जिनके बारे में जो डर उसके मन में था, वह अब और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद जिन के जिंदा लौटने की संभावना बहुत कम है। ये सोचकर उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वह एक और बात भी समझती है, अगर बाकी लोगों को यह पता चल गया तो उनका बचाव होने की उम्मीद भी कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए वह अपने दुख को अपने अंदर दबा लेती है और चुपचाप उस ड्रिफ्ट बोतल को जमीन में दफना देती है। वह फैसला करती है कि यह राज फिलहाल उसी के पास रहेगा। अब सवाल यह था कि समुद्र में गए माइकल, सॉयर और जिन के साथ आखिर हुआ क्या था। दूसरी तरफ उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ अजनबी लोग अचानक उन पर टूट पड़े और तीनों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद उन्हें घसीटकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। जिन इससे पहले भी इन लोगों के हाथों पकड़ा जा चुका था, लेकिन तब भी उसे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चला था। अब भी स्थिति उतनी ही रहस्यमयी थी। सॉयर को कैद होकर बैठना मंजूर नहीं था। वह मौका मिलते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
तभी एक ताकतवर आदमी उसे पकड़ लेता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि गड्ढे का एक हिस्सा भी टूट जाता है। इसी दौरान वे लोग एक और कैदी को उसी गड्ढे में फेंक देते हैं। यह एक महिला थी जिसका नाम एना लूसिया था। कुछ बातचीत के बाद पता चलता है कि वह भी उसी विमान की यात्री थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह विमान के टेल सेक्शन में बैठी थी, इसलिए दुर्घटना के बाद वह आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच गई थी। सॉयर के पास अब भी एक छिपी हुई बंदूक थी। उसे लगता है कि शायद इसी की मदद से वे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना शुरू करता है, एना लूसिया अचानक उसका साथ छोड़ देती है। वह बंदूक छीन लेती है और साफ हो जाता है कि फिलहाल वह उन लोगों के साथ है जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा है। यह देखकर सॉयर का गुस्सा और बढ़ जाता है। कुछ समय बाद अचानक हालात बदलते हैं। वही ताकतवर आदमी वापस आता है और इस बार गड्ढे में रस्सी फेंकता है। माइकल और जिन को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन सॉयर को नहीं, क्योंकि वह बार बार नियम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एना लूसिया उसे दोबारा गड्ढे में ही रहने देती है। इसके बाद माइकल और जिन अपनी पूरी कहानी बताते हैं। काफी बातचीत और पूछताछ के बाद एना लूसिया और उसके साथियों को यकीन होने लगता है कि ये लोग दुश्मन नहीं हैं। तो आखिरकार सॉयर को भी बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन एना लूसिया का व्यवहार अब भी बेहद सख्त था। वह किसी भी तरह अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती थी। सॉयर जैसे ही कुछ शिकायत करने लगता है, एना लूसिया उसे जोर से नीचे गिरा देती है और उसके घायल हिस्से पर पैर रखकर साफ कर देती है कि यहाँ आदेश वही देगी। उसकी सख्ती देखकर समझ आ रहा है कि उसने पिछले कई दिनों में कुछ ऐसा झेला है जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। इसी बीच माइकल को पता चलता है कि एना लूसिया के ग्रुप में कुल 23 लोग थे। यह संख्या सुनकर वह चौंक जरूर जाता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगने वाला था जब वह उनके ठिकाने तक पहुंचेगा। माइकल जब एना लूसिया के ठिकाने पर पहुंचता है तो उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। विमान दुर्घटना के बाद उनके ग्रुप में कुल 23 लोग बचे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इतने समय में उनकी संख्या घटकर सिर्फ 6 या 7 लोगों तक रह गई थी। यह सुनते ही माइकल, सॉयर और जिन समझ जाते हैं कि इन लोगों ने इस आइलैंड पर उनसे भी कहीं ज्यादा खौफनाक चीजों का सामना किया है। जो कुछ इनके साथ हुआ था उसकी कहानी अभी सामने आना बाकी थी। फिलहाल माइकल, सॉयर और जिन वहीं रुक जाते हैं। उन्हें भी आराम की जरूरत थी और हालात को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तभी वहाँ एक उम्रदराज आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आता है। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह आते ही सबसे पहला सवाल रोज के बारे में पूछता है। वह जानना चाहता था कि क्या उसकी पत्नी सुरक्षित है। तभी माइकल को एहसास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि रोज का पति बर्नार्ड है, वही आदमी जिसके बारे में रोज इतने दिनों से चिंता करती आ रही थी। जैसे ही माइकल उसे बताता है कि रोज बिल्कुल सुरक्षित है और अभी भी जिंदा है, बर्नार्ड की आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है। वह बार बार माइकल का शुक्रिया अदा करता है। इतने दिनों से वह सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा था कि उसकी पत्नी कहीं न कहीं अभी भी जिंदा होगी। जिस तरह रोज ने कभी अपने पति की मौत पर विश्वास नहीं किया, उसी तरह बर्नार्ड ने भी रोज को कभी खोया हुआ नहीं माना था। दोनों एक दूसरे को याद करते हुए इस पूरे समय उम्मीद का सहारा लेकर जिंदा रहे थे। उधर किनारे पर रोज को अभी यह नहीं पता था कि उसका पति जीवित है और माइकल से मिल चुका है, लेकिन उसके दिल में आज भी वही विश्वास था। जब हर्ली सबको खाने पीने का सामान बांट रहा था, तब रोज को भी एक चॉकलेट मिलती है। वह उसे खुद खाने की बजाय संभाल कर अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसे याद था कि बर्नार्ड को मीठा बहुत पसंद है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर वह कभी वापस आया तो यह चॉकलेट उसी को देगी। उसे नहीं पता था कि उसका यह इंतजार शायद खत्म होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इधर हैच के अंदर मौजूद रहस्य भी लगातार गहराता जा रहा था। हर्ली के लिए जिन नंबरों ने हमेशा बदकिस्मती और मुसीबतें लेकर आई थी, वही नंबर अब दुनिया को बचाने वाले कोड की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। हर 108 मिनट में उन्हें कंप्यूटर में डालना जरूरी था। लेकिन अगर किसी दिन ये नंबर न डाले जाएं तो आखिर होगा क्या? ये सवाल अब भी सबके दिमाग में घूम रहा था। जवाब अभी किसी के पास नहीं था और अब एक और बड़ा रहस्य सामने आ चुका था। विमान के टेल सेक्शन से बचे हुए कुछ और सर्वाइवर्स भी इस आइलैंड पर मौजूद थे, लेकिन उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने पिछले कई हफ्तों में कुछ बेहद दर्दनाक और खतरनाक चीजें झेली हैं। उनकी कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या माइकल, सॉयर और जिन आखिरकार जैक और बाकी लोगों तक वापस पहुंच पाएंगे, और टेल सेक्शन के इन सर्वाइवर्स के साथ आखिर हुआ क्या था? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलने वाले हैं।